नमस्कार प्रतियोगी परीक्षार्थियों, मैं महेंद्र सिंह जाजेडिया स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी की सबसे छोटी ध्वनि जिसको वर्ण कहते हैं उसके बारे में विचार करेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई, थोड़ी सी अगर अपन इस पर चर्चा करें, मूल रूप से भाषा क्या है। भाषा, मैं सीधा ये कहता हूँ कि मनुष्य की वह यादृच्छिक प्रवृत्ति जिसके द्वारा वह अपने समुदाय से परस्पर व्यवहार करता है। अमूमन व्याकरणों में ये परिभाषा लिखी हुई है कि वह विद्या जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इस परिभाषा को समेकित रूप से एक प्रतियोगी परीक्षार्थी की हैसियत से अपन सही नहीं मान सकते। भाषा मनुष्य की वह यादृच्छिक प्रवृत्ति है जिसके द्वारा वह अपने समुदाय से परस्पर व्यवहार करता है। भाषा के 3 स्वरूप होते हैं और 3 ही स्तर होते हैं। पहला स्वरूप होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित और तीसरा होता है सांकेतिक। यहाँ हम सांकेतिक भाषा की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए विशिष्ट बालक और विशिष्ट विद्यालय होते हैं। हम यहाँ 2 चीज़ें सीख रहे हैं, मौखिक और लिखित। यानी यदि हम बोल करके अपने समुदाय से परस्पर व्यवहार करते हैं तो वो प्रवृत्ति कहलाएगी मौखिक भाषा, और यदि लिख करके हम अपने समुदाय से व्यवहार करेंगे तो वो कहलाएगी सांकेतिक लिखित भाषा। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उस इकाई का नाम है वर्ण। ये वर्ण, यदि मैं सीधा ये कहूँ कि हमने जैसे बचपन से पढ़ना सीखा था कि मुख से निकली अखंड ध्वनि जिसको लिपिबद्ध किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। ये लिपिबद्ध शब्द मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि यदि अपन यूं ही कहते कि मुख से निकली अखंड ध्वनि, तो ये परिभाषा अपने आप में पूरी नहीं थी। ये तो अपन मान लेते हैं कि भाई मुख से निकली अखंड ध्वनि वर्ण है, लेकिन मानव मुख से बहुत सी ध्वनियाँ ऐसी निकलती हैं जो अखंड तो हैं, उनके टुकड़े भी नहीं होते, लेकिन फिर भी वो वर्ण नहीं है। जैसे अपन किसी पशु को बहकाते हैं, उसको, जैसे मैं सीधा अपनी मारवाड़ी में कहूँ घेरना, यदि वैसा हम करते हैं तो पशु को बहकाने के लिए अपन क्या करते हैं, ये करते हैं। मुख से ध्वनि निकली है, अखंड है, यानी उसके टुकड़े भी नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी वो वर्ण नहीं है क्योंकि उस ध्वनि को हम लिख नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये है कि इसके साथ अपने को एक शब्द और जोड़ देना है, मुख से निकली अखंड ध्वनि जिसको लिपिबद्ध किया जा सके। मुख से निकली अखंड ध्वनि जिसको लिपिबद्ध किया जा सके या जिसको लिखा जा सके, वही क्या है, वर्ण है। इसके लिए अपन एक चीज और इस्तेमाल करते थे, एक शब्द आता था अक्षर। देखिए थोड़ा सा, क्या ये वर्ण या अक्षर दोनों एक ही हैं या फिर इनमें कुछ विभिन्नताएं हैं। 2011 हिंदी फर्स्ट ग्रेड में एक प्रश्न आ गया था, उसके अंदर ये पूछा गया कि निम्न में से अक्षर कौन सा है। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूं इसको। ऑप्शन ये थे ई, च, य और श। ये 4 ऑप्शन थे कि इनमें से अक्षर कौन सा है। अब सोच के देखिए, उत्तर माना गया था ये। क्यों? अब कारण मैं यहां बता रहा हूं आपको। हिंदी और संस्कृत में जिस भी शब्द के प्रारंभ में ए जुड़ा हुआ हो, ध्यान देना इस बात पर, हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में जिस भी शब्द के प्रारंभ में ए जुड़ा हुआ हो उसकी जगह आप न रख दीजिए, वो शब्द आपको अर्थ बता देगा। जैसे यहाँ मैं ए को हटा करके न लिख रहा हूँ। आगे बच गया अक्षर। इस क्षर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नाश। देखिए इसकी परिभाषा क्या बन रही है, नहीं होता है क्षर जिसका वह। एक सुंदर वन वर्ड है, वाक्यांश के लिए एक अच्छा शब्द है। नहीं होता है नाश जिसका, बात घूम फिर करके कहाँ जा रही है, अखंड, अक्षर, अनाश, नैनाश। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि इस उत्तर को क्यों माना गया था, जैसे च है तो च का यहाँ नाश हो रहा है, यानी च में क्या मिला हुआ है, ए।
फिर य में भी ए और श में भी ए मिला हुआ है, लेकिन इस ई का निर्माण मूल रूप से है, इसलिए अक्षर तो कौन था? ई था। दोबारा पूरी बात को सुनिए। वर्ण हम किसको कह रहे हैं? मुख से निकली अखंड ध्वनि जिसको लिपिबद्ध किया जा सके या जिसको लिखा जा सके, उसे अपन क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। अक्षर जिसका अक्षर या नाश न हो, ये वर्ण और अक्षर की पृथक पृथक दोनों चीजें हैं। अब यदि अपन इसके पार्ट की बात करें तो वर्ण के दो पार्ट हो गए, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। एक बार अपन यहां व्यंजन को छोड़ रहे हैं और स्वर के बारे में चर्चा करेंगे। 2008 एक छात्रावास अधीक्षक की एग्जाम हुई, +2 के लिए योग्यता थी उसमें। आज तक कभी स्वर की परिभाषा उस एग्जाम के पहले या बाद में कभी पूछी नहीं गई थी। वहाँ उससे पहले जितने व्याकरण थे उनमें एक ही परिभाषा आती थी कि वह वर्ण जो बिना किसी सहायता के उच्चारित होता है उसको स्वर कहते हैं। कुछ व्याकरणों में ऐसा भी था कि जिनका उच्चारण करते समय निर्बाध रूप से प्राणवायु बाहर निकलती है उनको स्वर कहते हैं। लेकिन जो छात्रावास अधीक्षक की एग्जाम हुई उसमें प्रश्न ये आया कि स्वतः उच्चारित वर्णों को क्या कहते हैं। प्रश्न की शैली देखिए, स्वतः उच्चारित वर्णों को क्या कहते हैं। तो बात तो वही थी कि जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, या फिर अपन उसको ये भी कह सकते हैं कि जो निर्बाध रूप से बोला जा रहा है, कोई बाधा ना आए, जो खुद बोला जाए, वो क्या है? स्वर है। लेकिन प्रश्न की शैली बदल दी गई। विद्यार्थियों हमेशा ध्यान रखो, कंपटीशन में हमें प्रश्न वही पूछा जाता है जिसका उत्तर हमें निश्चित रूप से आता है, लेकिन उसका पूछने का तरीका बदल दिया जाता है और ये तरीका यहाँ बदला गया। आज हम इस परिभाषा को थोड़ा सा स्वस्थ कर रहे हैं एक प्रकार से, यानी इसको मैं यूं कह दूं कि एक ही आघात से स्वतः उच्चारित वर्ण, ये देखिए इसकी पूरी परिभाषा क्या बनेगी। एक ही आघात से स्वतः उच्चारित वर्णों को स्वर कहते हैं। आघात का मतलब क्या है? बल, या शाब्दिक अर्थ इसका चोट होता है, लेकिन वर्ण पर तो अपन चोट नहीं कर सकते, क्योंकि पाणिनि ने संस्कृत में कहा कि जिस प्रकार से व्याघ्री अपने बच्चों को मुंह में उठा के ले जाती है लेकिन दांत नहीं चुभने देती, हमें उसी प्रकार भाषा का उच्चारण करना चाहिए कि शब्द को कोई कष्ट ना हो, वर्ण को कोई कष्ट ना हो, वरना तो वो उस अर्थ में प्रयुक्त ही नहीं होता है जिस अर्थ के लिए उसको जाना जाता है। तो मैं यहाँ दोबारा कह रहा हूँ आपको कि स्वर क्या है? एक ही आघात से स्वतः उच्चारित वर्णों को स्वर कहा जाता है। हमारी हिंदी में कुल 11 स्वर वर्ण हैं। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है। मैं बात 11 की इसलिए कर रहा हूं कि हमारा जो सिलेबस होता है वो बोर्ड के अनुसार, NCERT के अनुसार होता है। यहाँ स्वरों का जो विभेदीकरण किया गया है उसमें पहला प्रश्न ये बनता था, कुछ स्वर हैं जिनको अपन ह्रस्व स्वर कहते हैं। जो ह्रस्व स्वर हैं वो ही क्या हैं? मूल स्वर हैं। इन्हीं मूल स्वरों को क्या कहा जाता है? शुद्ध स्वर भी कहा जाता है। और ये ही क्या है? लघु स्वर भी। देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, हिंदी के कुछ व्याकरण ये मानते हैं कि स्वरों की संख्या 10 है, वहाँ री को स्वर नहीं माना जाता है। ये उस व्याकरण की कोई पर्सनल राय हो सकती है, पर्सनल मत हो सकता है, लेकिन यदि री को स्वर नहीं भी माना जाए तो हमारे पास जो संधियों के उदाहरण हैं, जैसे गुण संधि में री को अर होता है, वर्दी संधि में री को आर होता है, यण संधि में री के स्थान पर रह होता है, आगे चल करके हमारा व्याकरण पूरा नहीं हो पाएगा। री स्वर ही है और उसको जोड़ा किस प्रकार से गया है? ह्रस्व, मूल, शुद्ध या लघु के रूप में 4 स्वर है हमारे पास, ए, ई, उ और री। इन चारों स्वरों को अपन ह्रस्व स्वर,
मूल स्वर, शुद्ध स्वर या लघु स्वर के नाम से जानते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर आता है दीर्घ स्वर। इनको अपन गुरु स्वर भी कह सकते हैं, दीर्घ या गुरु स्वर। ये इन चार को छोड़ करके अपने संख्या 11 लिखी है, तो बच गए कितने? 7। कौन आ रहा है? ए के बाद आ, फिर दीर्घ ई, फिर दीर्घ उ। दीर्घ री की व्यवस्था हिंदी में नहीं है, संस्कृत में दीर्घ री का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ए, आई, ओ और औ। ये स्वरों का सामान्य परिचय है। यानी यदि हमें सीधा ये पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, अपन उत्तर दे रहे हैं 4। यदि ये पूछा जा रहा है मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो भी उत्तर दे रहे हैं 4। यदि ये पूछा जा रहा है शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है, तो भी उत्तर दे रहे हैं 4। और लघु स्वरों की संख्या भी 4 है। दीर्घ या गुरु स्वर में से पूछा जाता है तो हमारे पास 7 हैं। या घुमा करके यदि प्रश्न को पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा मूल स्वर है, तो ऑप्शन आपके सामने है, चारों में से कोई सा भी एक हो सकता है। तो उसके बाद थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। ये जो आगे के 4 स्वर थे, ए, आई, ओ और औ, इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। या इसका दूसरा नाम मैं यूं कह दूं कि इनको संधि स्वर भी कहा जाता है। संयुक्त इसलिए कहा जाता है, जुड़वा यानी 2 के मेल से एक बना हुआ। अब 2 के मेल को भी यहाँ ध्यान रखना है। जैसे आ का निर्माण अपन ने किया तो भी उसमें मिले हुए थे ए प्लस ए। दीर्घ ई बनाई तो भी उसमें मिले हुए थे छोटी ई और बड़ी ई। लेकिन यहाँ 2 असमान स्वर हैं, यानी ए के बाद ई आए तो अपन क्या बनाएंगे? ए। यदि ए के बाद ए आए तो अपन बनाएंगे आई। यदि ए के बाद उ आया तो अपन ने बना लिया ओ। और यदि ए के बाद ओ आया तो बन गया औ। यानी मैं ये कहूँ सीधा कि इन चारों स्वरों का मेल मूल रूप से न होकर के 2 असमान स्वरों की बदौलत हुआ है, 2 अलग अलग स्वरों की वजह से हुआ है। इसलिए इनका एक नाम और क्या रह गया? संयुक्त स्वर। तो दीर्घ स्वर में से हमने क्या किया? 4 को अलग निकाल लिया है, इनको संयुक्त स्वर नाम दे दिया गया है। कहीं कहीं इनको संधि स्वर भी लिखा गया है, क्योंकि संधि तो हो रही है भाई, ए और ई मिलकर ए बन रहे हैं तो गुण संधि है। यदि ए के बाद ए आकर के आई बन रहा है तो फिर वृद्धि संधि है। फिर ए के बाद उ आ रहा है तो ओ बन रहा है, और ए के बाद ओ आ रहा है तो औ बन रहा है। इस कारण इनका नाम क्या पड़ गया था? संयुक्त स्वर। एक यहाँ अपने आप में प्रश्न और बनता है, स्वरों का विभाजन अपन ने कर लिया, स्वरों की मात्राएं कितनी होती हैं? अमूमन तौर पर अपन ये सोचते हैं कि जैसे लिखा हुआ होता है कि ए की कोई मात्रा नहीं होती, फिर वैसे अगर गिना जाए तो स्वरों की मात्रा 10 हो जाती हैं। लेकिन इस मात्रा शब्द को समझिए। देखिए हमें पेपर सेट करके कैसे दिया जाता है। मात्रा का मतलब क्या है? माप, मापन। मात्रा किसकी? इस मात्रा की परिभाषा यह है कि किसी भी वर्ण को उच्चारित करते समय जो समय लगा है, वर्ण को उच्चारण करने में जितना समय लगता है, उस समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। स्वरों की 3 मात्राएं होती है। हिंदी में हम 2 का प्रयोग करते हैं, लेकिन संस्कृत में इसकी 3 मात्राएं होती हैं। सबसे पहली मात्रा होती है ह्रस्व, जो कि अपन ने देखा कि 4 स्वर थे। दूसरी मात्रा होती है दीर्घ, और तीसरी मात्रा होती है प्लुत। इस प्लुत का इस्तेमाल केवल संस्कृत में होता है। ह्रस्व और दीर्घ मात्राएं हमारी हिंदी में प्रयुक्त की गई हैं। तो कभी भी ऐसा प्रश्न नहीं कि स्वरों की कितनी मात्राएं होती हैं, वो स्थिति ध्यान रखनी है। ये नहीं कहना है कि 10 होती हैं, 7 होती हैं, 11 स्वर हैं तो 11 मात्राएं होती हैं ना। मात्रा का मतलब है स्वर को उच्चारित करने में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं, और उसके आधार पर स्वरों की 3 मात्राएं हैं। यदि मैं थोड़ी सी चर्चा करूं आप लोगों से, हमें कभी ऐसा प्रश्न सुनने को मिले कि भाषा पहले बनी या व्याकरण पहले बना, तो हम
अमूमन ये उत्तर दे देते हैं कि पहले भाषा बनी, उसके बाद उसका व्याकरण बना। लेकिन थोड़ा सा इस पर सर्च करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज हम कंपटीशन के उस दौर से गुजर रहे हैं जहां एक एक प्रश्न अपने लिए अनमोल है, बहुत मायने रखता है करियर के लिए। इनको अगर मैं सीधा सा यूँ कह दूं कि ये एक व्यावहारिक प्रक्रिया है। यानी हमारा प्रश्न क्या बन रहा था कि भाषा पहले बनी या व्याकरण पहले बना। यदि हम ये कह देते हैं कि भाषा पहले बनी, यदि भाषा का अपन उल्लेख करें तो एक छोटा सा वाक्य है जो अपन तीसरी क्लास से पढ़ते आए हैं, जैसे राम आम खाता है। देखिए हमने उत्तर क्या दिया था कि भाषा पहले बनी। यदि भाषा पहले बनी तो जो हमारे सामने है वो हमें ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि यदि भाषा पहले बनी तो इसको देखिए, ये वाक्य का कर्ता है, राम वाक्य का क्या है, कर्ता है, आम वाक्य का कर्म है और खाना वाक्य की क्रिया है। राम वाक्य का कर्ता, आम वाक्य का कर्म और खाना वाक्य की क्रिया। यदि हम इस बात को स्वीकार कर लेते कि पहले भाषा बनी तो वो हमें ये भी कह सकते हैं कि आपने पहले कर्ता को रखा, फिर कर्म को रखा, फिर क्रिया को रखा। इसका मतलब ये चीज़ें तो हमें व्याकरण सिखाता है, तो व्याकरण पहले आया। यदि आपको व्याकरण नहीं आ रहा था तो आप इस वाक्य को यूं क्यों नहीं करते, खाता है आम राम, है खाता आम राम, राम है आम खाता। किसी भी प्रकार से ये वाक्य बन सकता था, लेकिन क्योंकि आपने पहले कर्ता रखा, फिर कर्म और फिर क्रिया, इसका मतलब आपको व्याकरण आता था। यदि हम उत्तर ये देते कि हाँ व्याकरण पहले बना, तो वो हमें ये भी पूछ सकता था कि अगर तेरे पास भाषा ही नहीं थी तो कहाँ से लाया राम, कहाँ से लाया आम और कहाँ से लाया खाता है। ये चीज़ें तो भाषा की हैं। इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि पहले कौन था, व्यावहारिक प्रक्रिया है। मैं सीधा ये कह रहा हूँ कि इन दोनों में एक दूसरे में अंग अंगी का संबंध है। इसको समझिए, देखिए अंग अंगी या एक दूसरे के पूरक। जब भी आपको कभी प्रश्न पूछा जाए कि भाषा और व्याकरण में आपस में क्या संबंध है, तो ये दोनों क्या हैं, अंग अंगी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। इसको थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाता हूं मैं ये शब्द क्यों काम में ले रहा हूं, व्यावहारिक प्रक्रिया। हमारा व्याकरण बनने की जो परंपरा रही है या भाषा का जो उत्तरोत्तर विकास जिसको अपन कहते हैं, वो शुरू यहां से होता है सामने वाले पर प्रयोग किया गया है। जो सामने बैठा है उसको कहा गया कि बेटा बोल ए, बेटा बोला ए, अगला स्वर थोड़ा और बल लगा दिया, उसने कहा आ, फिर उससे अगला स्वर ई, उससे अगला स्वर थोड़ा और बल लगा दिया ई। तो उसने कहा कि जिस पर कम बल लगाते हो वो तो मात्रा किसकी है, ह्रस्व की, और जिस पर दुगुना बल लगाते हो वो क्या है, दीर्घ की मात्रा है। यहां तक तय हो गया। अब व्याकरण आगे कैसे बढ़ा है इसको थोड़ा सा समझिए। जैसे मैं एक शब्द लिखूं, पंडित जी। व्याकरण बनाने वाले ने सामने वाले को पूछा कि बेटा तेरे को 10 बार ये शब्द बोलना है, अभी उस पर मत जाइए, तेरे को 10 बार ये शब्द बोलना है। बेटा बोल रहा है पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। उसने कहा थोड़ा फास्ट, थोड़ा शीघ्रता से बोलिए बेटा। तो वो पंडित जी करते करते एक बार उसके मुंह से क्या निकल गया, पंडित जी। व्याकरण बनाने वाले ने इस नियम को पकड़ा कि जब भी तय के सामने जय आता है तो तय भी क्या कर रहा है, देखिए जय में बदल रहा है। उसने सोचा कि हो सकता है एक बार मिस्टेक हो गई हो। दूसरा उदाहरण दिया, बेटा तेरे को 10 बार ये बोलना है सतजन। देखिए बेटा बोल रहा है सतजन सतजन सतजन, करते करते एक बार उसके मुंह से निकला
सज्जन। उसने सोचा हाँ यार, जब जब भी तय के सामने जय आता है तो तय भी किस में बदल रहा है, जय में बदल रहा है। उत्ज्वल उत्ज्वल करते करते उसके मुंह से निकला उज्ज्वल। उज्जैन उज्जैन करते उसके मुंह से निकला उज्जैन। यानी एक नियम तैयार हो गया कि जब भी तय के सामने जय आता है तो तय भी किस में बदल जाता है, जय में बदल जाता है। आगे बढ़ा देखिए हमारा व्याकरण, मैं ये व्यवहारिक शब्द समझा रहा हूं, केवल किसी के ऊपर प्रयोग किया गया कि बेटा तेरे को 10 बार बोलना है तत्लीन। तत्लीन 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 करते करते उसके मुंह से एक बार निकल गया तल्लीन। दूसरा नियम देखिए, तय के सामने लय आ रहा है तो तय भी किस में बदल रहा है, लय में बदल रहा है। और प्रयोग किया उसने, उतलास उतलास करते मुंह से निकला उल्लास। उतलेख उतलेख करते उसके मुंह से निकला उल्लेख। यानी हमारी जो व्याकरण और भाषा की पूरी प्रक्रिया वो क्या है, व्यावहारिक प्रक्रिया है। अब इसको समझने के लिए यहां दोबारा आते हैं अपन। मात्रा का मतलब क्या था, स्वर को बोलने में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। जिसको बोलने में सबसे कम समय लगा वो ह्रस्व की मात्रा है, जैसे ए। जिसको बोलने में दुगुना समय लगा वो दीर्घ की मात्रा है, और दुगुने से कितना भी अधिक लगा वो प्लुत की मात्रा है, जिसका प्रयोग केवल संस्कृत में होता है, हम हिंदी में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अब ये था क्या, देखिए मैं इसको एक आपको कहानी के माध्यम से बताता हूँ। ये मनगढ़ंत कहानी है लेकिन अपने को तो टॉपिक समझ आना चाहिए। व्याकरण बनाने वाले ने इतना तो सुन लिया था कि कम समय लगा वो ह्रस्व है, जिस पर दुगुना समय लगा वो दीर्घ है, और फिर दुगुने से कितना भी अधिक लगेगा वो प्लुत है। उसने कहा बेटा ए बोल। बेटा बोला ए, फिर आ। इसका जहां जिक्र हुआ, मात्राएं 2 बना करके छोड़ दी। एक सीनियर पास लड़का था और किशोरावस्था आपने साइको में पढ़ा है, एक द्वंद्व, संघर्ष, तूफान की अवस्था होती है। उस बच्चे के अच्छे अंक आए सीनियर में, और उसके पापा ने प्रसन्न होकर के उसको मोटरसाइकिल लेके दे दी। अब आपको पता है एक किशोर के हाथ में बाइक होती है, तो जब वो नया नया ड्राइवर होता है, ये एक सामाजिक अनुभव की बात कर रहा हूँ आपसे, वो जब बाइक पर सवार होता है तो अपने आप को ये समझता है कि मैं हवाई जहाज को पायलट कर रहा हूँ। वो बच्चा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे चलना शान के खिलाफ समझता है। कुछ ऐसा ही हुआ, वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बेतहाशा बाइक पर दौड़ा जा रहा था। संयोग से एक जलसा निकल करके, जैसे अपने कंपटीशन सेंटर से बच्चे बाहर जाते हैं, छुट्टी होती है, एक जलसा बाहर निकल के जा रहा था बच्चा। उनको देख करके उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और बढ़ा दी। अपने सेंटर से थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक ब्रेकर आता है, और उस ब्रेकर पर अब क्योंकि वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है, ब्रेकर आया, अचानक संतुलन खो बैठा, बाइक फिसल गई, बाइक ऊपर और बच्चा नीचे। उसने जैसे तैसे करके अपने आप को बाइक के नीचे से निकाला, चारों ओर देखा, उसे कोई नहीं देख रहा था, क्योंकि जो जलसा निकला था वो तो बहुत पीछे रह गया था, कोई नहीं देख रहा था, इसलिए उसे दर्द हुआ। यदि कोई देख रहा होता तो वो वहां से ऐसे रिएक्ट करता कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, क्योंकि फिर वो तालियां बजाने वाले पीछे से ही तो आ रहे हैं ना। हाँ, तो होता क्या है, उसने अपने आप को बाइक के नीचे से निकाला, बेचारे को चोट तो लगी थी, उसने अपनी कमर पकड़ी और ऊपर की ओर देखा, दर्द हो रहा था, इसलिए वो बोला आ। यानी एक बार ए बोला, फिर उसने आ बोला। आज जब चोट लगी तो क्या बोला, आ, है ना। तो ये जो तीसरी ध्वनि है, इस ध्वनि को कहते हैं प्लुत की मात्रा। यहां थोड़ा सा आगे बढ़े अपन। जब अपन बचपन में बाराखड़ी सीखते थे तो 2 ये चीजें सीखते थे अपन, अंग और ए। यानी बाराखड़ी में हमने इनको स्वरों के आगे पढ़ा, लेकिन यदि ये स्वर होते तो स्वरों की संख्या अपन 11 नहीं करते। यदि ये व्यंजन होते तो फिर इनकी गणना व्यंजनों में होनी चाहिए थी, लेकिन ना तो ये स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं। इनको भाषा में कहा जाता है
अयोगवाह है। इनको भाषा में क्या कहते हैं? अयोगवाह है। जैसा कि अपन ने अक्षर, अखंड, अक्षत ये चीजें सीखी, तो वहां पर कर रहे थे कि ए हिंदी और संस्कृत में यदि किसी भी शब्द के प्रारंभ में है तो उसको न में बदल दो। ए को किस में बदल दे? न में। योग का मतलब क्या है? जोड़। और वाह है शब्द संस्कृत से आया सीधा, जिसका अर्थ होता है ढोना। यानी नहीं होता है जोड़ इनका, फिर भी ये ढोए जाते हैं। किनके द्वारा? स्वरों के द्वारा। देखिए अयोगवाह की पूरी थ्योरी क्या है। इसको अपन अंग और अह न पढ़ करके सीधा क्या पढ़ रहे हैं? अनुस्वार और विसर्ग। यानी ये अंग और अह नहीं है, ये मूलतः क्या है? अनुस्वार और विसर्ग। यानी ये परिभाषा बनकर क्या रही कि अनुस्वार और विसर्ग का योग किसी के साथ नहीं होता है, फिर भी ये स्वरों के द्वारा ढोए जाते हैं। ये इसकी समेकित परिभाषा है। या इसको सीधे तरीके से, अपने देशज तरीके से याद रखना चाहो तो सीधा यूं ही याद रख लो कि अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग कभी भी बिना स्वर के नहीं हो सकता है। इसलिए इन दोनों ध्वनियों को क्या कहते हैं? अयोगवाह है ध्वनियां। अब ये ढोने वाली चीज देखिए, संस्कृत में एक शब्द आता है प्रथमा का एक वचन राम है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ ये विसर्ग किसके द्वारा ढोया जा रहा है? ए के द्वारा। यहाँ तक ये बात समझ में आती है कि ये हमेशा ए ही होता है, ऐसा नहीं है। फिर देखिए इकारांत शब्द आएंगे तो ई, यानी ये ए के द्वारा ढोया गया है, ये ई के द्वारा ढोया गया है, लेकिन व्यंजन पर इनका प्रयोग कभी भी नहीं हो सकता। जैसे पुस्तक शब्द है, आपका पता नहीं, हमें जब संस्कृत सिखाया गया था तो सर एक चीज सिखाते थे, बोले बिंदी लगंतम संस्कृत बनंतम। देखिए इस पर मैं बिंदी लगा रहा हूं, यानी ये पुस्तकम क्या बन गया? संस्कृत का शब्द बन गया। क्या हम इसको ऐसा भी कर सकते थे? आगे लगा सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि व्यंजन के साथ इसका प्रयोग नहीं हो सकता। या फिर अपन इसको यूं भी नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। लेकिन यहां तो लगाया हुआ है और ये सही है, क्योंकि ये कै में जो ए मिला हुआ है उसके ऊपर इसका प्रयोग है। शुरू से दोबारा देखिए इसको, अनुस्वार और विसर्ग इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह ध्वनियां कहा जाता है। या तो इसको यूं याद रख लो कि अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग कभी भी बिना स्वर के नहीं होता है, इसलिए इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह ध्वनियां कहते हैं। या फिर यूं याद रख लो कि इनको हमेशा स्वरों के द्वारा ढोया जाता है, व्यंजन के साथ इनका प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह ध्वनियां कह दिया जाता है। ये एक मूल बात थी, यानी जो बचपन से अपन पढ़ते आए हैं, ये वर्णों का एक सामान्य परिचय था। थोड़ा सा एक सर्च करने वाली चीज़ है। हमने बहुत बार ये पढ़ा है, एक तो ये लगा हुआ है, दूसरा ये लगा हुआ है। मैं 2008 से बच्चों से ये सवाल बार बार कर लेता हूँ कि ये क्या है? बच्चे कहते हैं सर ये अनुस्वार है। ये क्या है? बच्चे कहते हैं अनुनासिक है ना। ये कुछ इस पर थोड़ा सा सर्च करने की आवश्यकता है। अनुनासिक का मतलब तो ये होता है कि जो मुख सहित नासिका से उच्चारित होता है, यानी इन दोनों में ही नासिका की आवश्यकता है मुख के साथ, तो अनुनासिक तो ये दोनों ही हैं। अब इसकी पहचान यदि पूछी जाती है तो ये कभी गलत नहीं बताते बच्चे, सीधा ये कहते हैं ये अनुस्वार है, ठीक है। और इसका एक नाम बताते हैं चंद्र बिंदु। यानी ये तो क्या हो गया? अनुस्वार, और ये हो गया चंद्र बिंदु। आज हम जिस दौर में पहुंच गए हैं, रटी रटाई चीजें नहीं सीखनी है। यदि मैं सीधा ये कहूं कि हिंदी में चंद्र बिंदु नाम की कोई चीज होती ही नहीं है तो गलत नहीं है। देखिए चंद्र का मतलब होता है चांद, ठीक है, और उस पर लगी बिंदु चंद्र बिंदु। लेकिन जैसे ये चांद है और अब ये बिंदी लगी तो ये आपकी चंद्र बिंदु है, लेकिन ये चांद आधा है, इसका पूरा नाम है
अर्धचंद्र बिंदु। आज से ये चीज ध्यान रखनी है, यदि ऐसा निशान बना हुआ है तो वो चंद्र बिंदु नहीं है बल्कि अर्धचंद्र बिंदु है। ये मैं आपको सब्जेक्ट विशेषज्ञ होने के नाते सिखा रहा हूँ। यानी आप जब सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के टीचर बन के स्कूल में जाओगे तो वो जो हमें बचपन से सिखाया गया था ना, डै खाली, वही बात है, वो आज भी खाली पड़ा है। क्योंकि डै हिंदी में किसी भी कै वर्ग के अक्षर में आता ही नहीं है। कै वर्ग का 5वां अक्षर तो ङ होता है। काश हमें ये सिखाया जाता, कै ख ग घ ड़ की बजाय कै ख ग घ ङ सिखाया जाता तो वो ङ खाली मानते अपन। लेकिन ये जो ड़ था ये एक उत्क्षिप्त ध्वनि है जो कि कै वर्ग का 5वां अक्षर नहीं है। वही चीज हमें यहाँ पकड़ा दी गई थी कि आ चंद्र बिंदु है वो अनुस्वार है ना, चंद्र बिंदु कुछ होता ही नहीं है। अर्धचंद्र बिंदु यानी आधा चंद्रमा और उस पर लगी बिंदु क्या कहलाएगी, अर्धचंद्र बिंदु। इस यदि आपको सीधा प्रश्न पूछा जाए कि इन दोनों में क्या अंतर है, अर्धचंद्र बिंदु और अनुस्वार, इनमें क्या अंतर, कहाँ लगाते हैं हम अनुस्वार और कहाँ लगाते हैं अर्धचंद्र बिंदु, तो इसके लिए आप जीवन में एक उदाहरण पर प्रयोग करना। जैसे मैं ये लिखूं, अनुस्वार लगाया अपन ने, और दूसरा इसी को यदि मैं यूं लिख दूं, इसका जब हम उच्चारण करेंगे तो बोलेंगे हंस। पहले वाले का यदि हम उच्चारण कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, इसको हंस, और इसका यदि उच्चारण करेंगे तो बोलेंगे हंस। दोनों में अंतर कितना है, इस पर तो हम इतना बल लगा रहे कि हंस, और इसको बोल रहे हैं हंस, जैसे हंसना है ना। जिस पर ज्यादा बल लगा वो तो क्या है, दीर्घ, और जिस पर कम बल लगा वो क्या है, ह्रस्व की मात्रा है। जब भी ऐसा प्रश्न बने कि अनुस्वार और अर्धचंद्र बिंदु में क्या अंतर है तो आप ये बताएंगे कि अनुस्वार दीर्घ ध्वनि है और अर्धचंद्र बिंदु ह्रस्व ध्वनि है। यानी अर्धचंद्र बिंदु को बोलते समय कम बल लगता है और अनुस्वार को बोलते समय अधिक बल लगता है। ये अंतर याद रखना। आगे चल करके जब अपन शब्द विश्लेषण पढ़ेंगे तो ध्यान रखना कि अनुस्वार केवल तत्सम शब्दों पर प्रयोग किया जाता है और अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग तद्भव शब्दों में होता है। खैर वो बाद की विश्लेषण की बातें हैं, फिलहाल हम मात्रा तक ही सीमित हैं। यानी अनुस्वार की मात्रा दीर्घ होती है और अर्धचंद्र बिंदु की मात्रा ह्रस्व होती है। ये तो हमने प्रयोग के आधार पर एक ही शब्द पर लगा करके देखा है ताकि उच्चारण थोड़ा ढंग से समझ में आ जाए। बल्कि अर्धचंद्र बिंदु हमेशा लगाई दीर्घ स्वर पर जाती है, उच्चारण उसका ह्रस्व है लेकिन वो लगाई दीर्घ स्वर पर जाती है। जैसे चांद, माँ, आँख, गांव, है ना, लगाई दीर्घ स्वर पर जाती है। ये तो हमने केवल सीखने के लिए दोनों को ह्रस्व स्वर पर लगाया ताकि उच्चारण विभिन्नता हो जाए। इसको अपन उच्चारित कर रहे हैं हंस और इसको अपन उच्चारित कर रहे हैं हंस। तो ये तो अपना आज का टॉपिक था। शुरू से देखिए अपन ने क्या सीखा है। सबसे पहले अपन ने सीखा कि मुख से निकली अखंड ध्वनि जिसको लिखा जा सके या लिपिबद्ध किया जा सके वो क्या है, वर्ण है। दूसरी चीज हमने सीखी अक्षर, यानी जिसका अक्षर या नाश न हो। इस वर्ण या अक्षर को अपने दो स्वरूपों में सीखा। पहला स्वर, स्वर की परिभाषा एक ही आघात से स्वतः उच्चारित वर्णों को स्वर कहते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर वर्ण हैं। सबसे पहले अपन ने सीखा कि कुछ स्वर हैं जिनको अपन ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, शुद्ध स्वर या लघु स्वर कहते हैं। संख्या में 4 हैं, ए, ह्रस्व ई, उ और री। उसके बाद अपने सीखा दीर्घ या गुरु स्वर, संख्या में 7 हैं। ए के बाद आ आता है, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। संयुक्त स्वर 2 असमान स्वरों के मेल से बने, ए, ऐ, ओ, औ। उनको अपन ने एक संधि स्वर भी नाम दिया। यदि अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग हो तो अपन क्या कहेंगे, अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग कभी भी बिना स्वर के नहीं होता है, इसलिए इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह ध्वनियां कहते हैं। मात्रा का जिक्र हो, स्वरों की कितनी मात्राएं होती हैं, 3 संस्कृत में और हिंदी में 2 ह्रस्व और दीर्घ। मात्रा का मतलब था कि स्वर को बोलने में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। जिसको बोलने में सबसे कम समय लगा ह्रस्व, दुगुना समय लगा दीर्घ, और दुगुने से कितना भी अधिक लगा प्लुत की मात्रा। यदि अनुस्वार और अर्धचंद्र बिंदु में अंतर पूछा जाए तो अनुस्वार दीर्घ ध्वनि है और अर्धचंद्र बिंदु ह्रस्व ध्वनि है। आज के लिए इतना ही।